नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस ज्योतिष गुरु के कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि यह मैं पहली बार इन चीज़ों को शुरू कर रहा हूं या चीज़ें कर रहा हूं ज्योतिष की शिक्षा के रूप में, बेहतर ढंग से जानने के लिए अथवा चीज़ों को समझने, क्योंकि बार बार छोटे भाइयों का और बहुत सारे ऐसे लोगों का जो ज्योतिष की शिक्षा के लिए बहुत बेहतर ढंग से जानना चाह रहे थे और इन विधाओं को सीखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योतिष में क्या क्या ऐसे क्रम हैं जिनको सीखा जा सकता है या जिनको हम पढ़ते हुए अध्ययनरत करते हुए इन चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं राशियों की। सबसे पहले हमारे अंदर राशि आती है कि हमारी कौन सी राशि है, कैसी राशि है, इन सब राशियों के बारे में बात आता है। दूसरा क्रम होता है कि नक्षत्र, नक्षत्रों का क्रम भी आता है इन सब में कि नक्षत्र कौन से हैं, क्या नक्षत्र है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, इन सभी प्रकरणों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी राशि, कितनी राशियां होती हैं। अगर हम राशियों की बात करें तो राशियां होती हैं 12। हम क्रम को जान लें। मेष पहली राशि, वृषभ दूसरी राशि, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यह हमारी 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों के क्रमबद्ध तरीके से इसके जो नवग्रह होते हैं वह स्वामी होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहले तो इसमें एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो ट्रिक आप लोग अपनाएंगे तो बेहतर ढंग से यह चीज़ें आसानी से तरीके से भी याद हो जाएंगे और उत्तम हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि सूर्य और चंद्रमा यह जो होते हैं वह एक एक राशियों के स्वामी होते हैं। जैसे सूर्य की राशि जो है वह सिंह है और कर्क जो राशि है उसके स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा की बात करते हैं और चंद्रमा के क्रमों की बात करते हैं। आकर बाकी और क्रमों की बात करते हैं तो एक तरफ आप सिंह राशि लिखें, एक तरफ आप कर्क राशि लिखें। सिंह राशि मतलब 5 नंबर, उसको बढ़ाते हुए क्रमों में रखें। 5 रखें, फिर 6 रखें, फिर 7 रखें, फिर 8 रखें, फिर 9 रखें। उसी प्रकार कर्क राशि जहां आपने लिखा है 4 नंबर तो 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे रखें। तो जब हम 5 से नीचे आते हैं, आगे बढ़ते हैं तो 6 होता है, 4 से नीचे आते हैं तो 3 होता है। तो 6 और 3 के स्वामी जो होते हैं वह बुध हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 7 की, क्योंकि 6 के बाद 7 नंबर आता है, और दूसरे तरफ जहां हमने कर्क राशि लिखा है, फिर मिथुन राशि लिखा है 3 नंबर, फिर वहां 2 नंबर लिखेंगे। 7 और 2 इन दोनों मतलब तुला और वृषभ राशि के स्वामी हो जाते हैं शुक्र। उसी प्रकार 7 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके स्वामी हो जाते हैं 8, और उधर जब हम 2 के आगे बढ़ते हैं 1, तो 1 और 8 के स्वामी हो जाते हैं मंगल, अर्थात वृश्चिक राशि और मेष राशि के स्वामी मंगल हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 8 से आगे बढ़ते हुए दूसरे क्रम में जहां हमारा बढ़ता हुआ संख्या है, जहां हमने सूर्य को ग्रहण किया है, वहां हो जाएगा हमारा 9, और जहां हमारा 1 लिखा हुआ उसके आगे हम शून्य को लिखेंगे, अर्थात 9 और शून्य, शून्य अर्थात 12। जब हम अपने समय को देखते हैं, आज की आधुनिक परंपरा में समय को देखते हैं और राशियों में भी जब हम 0 देखते हैं तो 0 या कोई अंश कला विकला जब होता है तो अर्थात मीन राशि पे वह ग्रह चल रहा है, वह उसकी चीज़ें चल रही हैं। तो क्या होता है, या तो 11 नंबर लिखा होता है, 11 नंबर के भोगने के बाद कहीं कहीं 0 भी इसका उल्लेख आता है, तो 0 को हम 12 के रूप में समझें। तो 9 और 0 अर्थात 9 और 12 मतलब धनु और मिथुन राशि के, धनु और मीन राशि के जो स्वामी हैं उसके स्वामी हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। अब हम बात करते हैं अगली राशियों की। देखिए 10 और 11, 10 और 11 ये क्रमबद्ध तरीके से हैं, इसको तो हमें जानना ही नहीं है। मकर और कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वह शनि हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे राशियों के क्रम हो गए और इनके स्वामी हो गए। अब हम बात करते हैं कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं। सबसे पहले सूर्य की लेते हैं। सूर्य जो हमारा होता है वो पहले नंबर की राशि, पहले नंबर की राशि अभी क्रम में बताया मैंने, पहले नंबर की राशि जो होती है वह मेष राशि होती है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। एक बहुत अच्छी बात आप देखिए, सूर्य शनि को ले लीजिए, बुध शुक्र को लीजिए, गुरु मंगल को ले लीजिए। गुरु मंगल के साथ इन चीज़ों को, इन 6 ग्रहों को आप पहले देखिए ध्यान से। सूर्य और शनि, जिस राशि में सूर्य उच्च का होता है उसी राशि में शनि नीच का होता है। जिस राशि में शनि उच्च का होता है उसी राशि में सूर्य नीच का होता है। मतलब 1 और 7 नंबर, इसी 1-7 नंबर को आप देखिए। 1 नंबर मतलब मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। सेम उसी विधा में तुला राशि में शनि उच्च का होता है और मेष राशि में शनि नीच का होता है।
अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की, बुध और शुक्र की। 6 नंबर में बुध उच्च का होता है और 12 नंबर में बुध नीच का होता है। शुक्र की उसी विधा में लेते हैं, मैंने पहले भी कहा कि विपरीत, शुक्र और बुध को एक साथ लीजिए। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, मतलब 12 नंबर, कन्या राशि मतलब 6 नंबर में नीच का होता है। मतलब जिस राशि में बुध उच्च का होगा उसी राशि में शुक्र नीच का होगा, जिस राशि में शुक्र उच्च का होगा उसी राशि में बुध नीच का होगा। अब हम स्थितियों की बात करते हैं। बुध के बाद जब हम बात करते हैं तो बुध के बाद जब हम बात करेंगे तो अगली स्थिति की बात करते हैं गुरु और मंगल की। गुरु और मंगल, जिस राशि में गुरु उच्च का होगा उसी राशि में मंगल नीच का होगा, जिस राशि में मंगल उच्च का होगा उसी राशि में गुरु नीच का होगा। अर्थात कर्क और मकर, मकर राशि में गुरु उच्च का होता है, कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, कर्क राशि में नीच का होगा। मतलब 10 नंबर में मंगल जो होता है वो उच्च का होगा और उसी 10 नंबर में गुरु नीच का होगा। 4 नंबर में मंगल नीच का होगा और गुरु उसी 4 नंबर में उच्च का होगा। तो हमारे 2, 2, 4, 2, 6 ग्रह तो इसी प्रकार सॉर्ट आउट हो गए, इसी प्रकार हमने उनको जान लिया। अब हम ग्रहों के बाद जो बात करेंगे आगे के क्रमों में, जैसे मैंने बात किया, फिर अब हमारे लिए चंद्रमा बचते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में उच्च के नीच के होते हैं और वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु के लिए, राहु के लिए विशेषतया वृष राशि में और मिथुन राशि में उच्च के लिए कहा गया है और धनु और वृश्चिक राशि में ग्रंथकारों ने उसे नीच का कहा है। इसी क्रम में केतु के बारे में बात करते हैं। केतु हमारा मिथुन राशि में नीच का होता है, धनु राशि में उच्च का फल देने के लिए कहा गया है, बेहतर कहा गया है। परंतु इन सभी के लिए, इन दोनों ग्रहों के लिए छाया ग्रह होने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि गणित इसको सिद्धांत, ज्योतिष सिद्धांत इसको छाया ग्रह मानता है इन दोनों को, और फलित में इनको पूर्णतया ग्रह माना गया है। तो इन चीज़ों पर बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे ग्रंथकारों के अलग अलग मत हैं। लेकिन राहु और केतु के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें, जैसे राहु जो होता है वह मिथुन में, वृषभ में, कन्या में और मकर राशि और कुंभ राशि में भी देखा गया है क्या उत्तम फल देता है, लाभकारी होता है। मतलब बुध की राशियों में, शनि की राशियों में और शुक्र की राशियों में इसका ग्रह, इसका फल उत्तम कहा गया। उसी प्रकार केतु का जो है वह बृहस्पति की राशि में उत्तम कहा गया है फल, बेहतर कहा गया है फल। अब हम बात करते हैं और भी क्रमों की। जैसे हम बात करते हैं अगली चीज़ों की, अगले प्रकरणों की बात करें, जैसे नक्षत्रों का, तो सबसे पहले हम नक्षत्र जान लेते हैं कि हमारे नक्षत्र कितने हैं। 27 नक्षत्र हैं, अभिजित को मिला के 28। हम धीरे धीरे क्रमों में नाम लेंगे। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। फिर से लेंगे, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इसी में जब हम श्रवण और जब हम श्रवण और धनिष्ठा की बात करते हैं तो उसी बीच में हमारा, श्रवण से पहले, श्रवण के बाद उत्तराषाढ़ा के बीच में ही अभिजित हमारा लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इन्हीं क्रमों में अगर हम बात करते हैं कि एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, तो यह जानिए कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इस एक चरण के एक पाद का जो मान होता है वह 3 अंश 20 कला होता है। तो 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला, अर्थात 3, 3, 6, 12, 40, 12, 40। उसी प्रकार हम इन चीज़ों को अगर हम ग्रहण करें, 3 अंश 20 कला, 6 अंश 6, 40 और फिर 6, 40 को जोड़ देंगे तो 13, 20 आ जाएगा। मतलब 13, 20 के क्रम में जो ये हमारा नक्षत्र होता है, 13 अंश 20 कला, यह 13 अंश 20 कला एक नक्षत्र का मान होता है। तो 2 नक्षत्रों का मान होगा 26 अंश 40 कला, अर्थात 4, 4, 8 चरणों का मान 26 अंश 40 कला। और एक पाद को और ले लेंगे तो हमारा 30 पूरा हो जाएगा। मतलब 30 अंश का एक राशि होगा। अर्थात हमारा जो नक्षत्र है उसके चरणों के क्रमों की बात करते हैं अगर हम, या चरणों में बात करते हैं हम, तो सबसे पहले जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं हमारी चरणों में, तो हमारी राशियों को कहा गया कि राशियां हमारी, एक राशि 30 अंश की होती है।
जब हमारी एक राशि 30 अंश की हो रही है तो उसी प्रकार नक्षत्रों के चरणों को जब हम गिनते हैं तो 9 चरण को जब हम गिनेंगे तो हमारा 30 अंश पूरा होगा। इसीलिए कहा गया कि 12 राशियों के क्रमों को अगर हम जोड़ेंगे तो 108 चरण होगा, और 27 के अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो भी 108 हो रहा है। 12 नवा 108, नवग्रह और 12 राशियाँ। उसी प्रकार नक्षत्रों को जोड़ेंगे तो 27 × 4 करेंगे, 27 नक्षत्र हैं, 4 चरण एक नक्षत्र में होते हैं तो 108 होगा। इस क्रम को इस प्रकार से बैठाया गया, इस प्रकार से कहा गया है। अब हम बात करते हैं राशियों के चर, स्थिर और द्विस्वभाव की। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आप सभी राशियों को एक क्रम से लिखिए और क्रम से लिखने के बाद उसको 3 भागों में बांट दीजिए। चर स्थिर दो स्वभाव, चर स्थिर दो स्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर दो स्वभाव। ऐसे क्रमों में अगर हम बांटते हैं तो ये हमारे लिए उत्तम होगा, लाभकारी हो जाएगा। चर स्थिर द्विस्वभाव मतलब मेष वृष मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ मीन। इस प्रकार अगर हम बांटते हैं इन चीज़ों को तो यह हमारे लिए लाभप्रद भी हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। और समझने में भाई इन क्रमों को क्यों बांटा गया, या चर अर्थात ऊपर के जितने आएंगे वह चर होंगे। जैसे 1 2 3, 1 मतलब मेष राशि और 3 मतलब द्विस्वभाव, तो 3 6 9 और 12 या क्या हो जाएंगे, हमारे दो स्वभाव हो जाएंगे। उसी प्रकार 2 5 8 11 स्थिर, और 1 4 उसके बाद 7, फिर 7 के बाद जब हम बढ़ेंगे तो 10, यह हो जाएंगे हमारे चर। हाँ, चर हो जाएंगे बिल्कुल। इन क्रमों में यह चीज़ें आएंगी, इसी प्रकार से आएंगी। आगे ही हम ज्योतिष की परिचर्चा बनाए रखेंगे, कोशिश करेंगे आप सभी को किसी और माध्यम से समझाने का, परंतु वक्तव्यों के माध्यम से आप इतना ही समझें। तब तक के लिए हम सभी आपको शुभ संध्या, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार।